वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ चिट चैट पॉडकास्ट। ये एपिसोड में हम बात करेंगे स्पेस के बारे में। आप लोगों को काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मयूर वंड्रा इन अ कन्वर्जेशन विद सनी काबरावाला, CEO एंड फाउंडर ऑफ स्टार लैब्स। थैंक यू। आई होप यू एंजॉय द एपिसोड। मिस्टर सनी काबरावाला, फाउंडर ऑफ स्टार, वेलकम टू चिट चैट पॉडकास्ट। Thank you so much for this opportunity. Excited for the questions. आज हम जानते हैं अभी जितने भी इंडियन पेरेंट्स हैं वो सब अपने बच्चों को या तो इंजीनियर या डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट या फिर बच्चों तो क्रिकेटर वही बनना चाहते हैं। अभी एस्ट्रोनॉट आप देख लीजिए, अभी आप उस सिमिलर इंडस्ट्री में हो, तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आपको कौन सी इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप स्पेस टेक में आ गए? जो आपने पॉइंट रखा, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हर एक बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना है या स्पेस साइंटिस्ट बनना है। और एंड दिस थिंग इज़ एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग कि जब आप नाइट स्काई को देखते हो या स्टार्स को देखते हो तो कभी ना कभी एक बार ये दिमाग में आता है कि द यूनिवर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड यू गेट क्वेश्चंस कि ये सारी चीज़ें बनी कैसे। तो वैसे ही शुरुआत हुई जब बचपन में मुझे भी ये देखकर एक इंटरेस्ट आया कि आई वांट टू डू समथिंग इन स्पेस। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा किसी दिन। बट देन कहते हैं कि जो आपका पैशन है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो एक टाइम आता है जहाँ पे यू ऑलरेडी गेट द वे, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी कि कोई चीज़ सोची नहीं थी बहुत फर्मली कि इसी रास्ते पे जाना है या यही करना है, बट एक चीज़ बहुत फिक्स था कि स्पेस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ओके, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? मुझे मेरा पैशन बहुत यंग एज में मिला था। जब मैं 10 साल का था, जब पहली बार मुझे स्पेस के बारे में पता चला, एंड तब से मुझे वो सारी चीज़ें पसंद थी जो स्पेस के रिलेटेड थी। नॉट ओनली एस्ट्रोनॉट्स बट स्पेस शटल था जो पहला रॉकेट मैंने देखा था लाइफ में, जो पिक्चर में देखा था, एंड जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था उससे। उसके बाद मेरा ड्रीम बन गया था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था या तो स्पेस साइंटिस्ट। फिर डिस्कवरी शोज़ आते थे, जो डिस्कवरी शोज़ ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आज देखा होता है। इंडिया में बहुत फेमस थे वो शोज़, अभी भी है। वो शोज़ देख के और ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा इस डोमेन में। बट उसके वजह से मुझे एरोस्पेस इंजीनियर भी बनना था, बट वो हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट सो गुड एट स्टडीज। आई मेस्ड अप। आई एम नॉट एन एरोस्पेस इंजीनियर, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बाई क्वालिफिकेशन। तो वैसे मेरा इंटरेस्ट आया, और उसके बाद आगे मैं जैसे बड़ा होता गया तो मैं छोटे रॉकेट्स बनाता था, फायर क्रैकर्स से, स्मॉल स्केल मॉडल रॉकेट्स बोलते हैं उसको। वो मैंने बनाना कोशिश किया, उस वक्त नहीं बने, बट ऐसे शुरुआत हुई मेरी इस इंडस्ट्री। ओके, अभी तक की अगर हम स्पेस टेक की जर्नी देखें तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर फर्स्ट स्टेज देखें तो जहाँ अर्ली 1950 जहाँ पे ह्यूमंस आउट ऑफ अर्थ जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, ऑर्बिट में जाने के लिए ट्राई कर रहे थे। सेकेंड पार्ट में और एंड ऑफ द फर्स्ट लेवल वहाँ पे ऑर्बिट में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया। सेकेंड में मून पे हम ह्यूमंस पहुँच गए और दूसरे सब प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर किया। और थर्ड पार्ट में पिक्चर्स में स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन वो आए हैं। तो आप स्पेस इंडस्ट्री को कैसे देखते हो? फ्यूचर में क्या आने वाला है? तो बहुत लोग ये मानते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी का एरा जो स्टार्ट हुआ वो कोल्ड वॉर के वक्त हुआ था, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और तब लोगों ने सोचा कि हमें स्पेस में जाना है। बट उसके पहले ही लोगों ने सोचा था, लोगों का ड्रीम था स्पेस में जाना। एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी। एक चाइनीज़ एम्परर था जिसको हमेशा मून पे जाना था, और उसने एक चेयर बनाई जिसके अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40 रॉकेट्स, छोटे रॉकेट्स उसने लगाए, एंड 2 काइट्स भी उसके साथ लगाए, एंड उसे एक रूम बनाया जिसके ऊपर रूफटॉप नहीं था। नाउ ही इज़ अ किंग, सो पीपल हैव टू फॉलो वॉट एवर ही सेज। तो उसने 40 लोगों को बोला कि आप एक साथ रूम में आओ, हर एक रॉकेट को एक साथ इग्नाइट करो और दूर चले जाओ। अब नाउ ही इज़ अ किंग, सो पीपल हैव टू फॉलो वॉट एवर ही सेज। तो लोग अंदर आए, रॉकेट्स को इग्नाइट किया, और वो कुछ डिस्टेंस पे चले गए। उसके बाद क्या हुआ? द एम्परर वेंट अप टू द गॉड, आई मीन ही डाइड। मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जब इंटरनेट एक्सेस नहीं था, जब इतने मेंटर्स नहीं थे, उस वक्त भी लोग मून, मार्स पे जाने का एक ड्रीम देखते थे। तब से शुरुआत हुई है इस इंडस्ट्री की। उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद टेक्नोलॉजी बनना शुरू हुआ, इंजीनियरिंग के जो चैलेंजेस थे वो सॉल्व होना शुरू हुए, नई टेक्नोलॉजीज़ आई,
इन्वेंशंस हुए, इनोवेशंस हुए, जिसके वजह से आज स्पेस और आसान हो चुका है। अगर आप देखो तो पहले जो स्पेस की शुरुआत हुई कंपटीशन के से हुई, दो कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन था। उसके बाद पहला इंसान चांद पे भेजा गया और उसके बाद इंडिया ने शुरुआत की कि स्पेस कोल्ड वॉर में दो कंट्रीज़ के बीच में फाइट चल रही थी। इट वाज नॉट अ फिजिकल फाइट, इट वाज अ साइकोलॉजिकल फाइट। दोनों कंट्रीज़ अपने आप को सुपर पावर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे बाय शोइंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसके बाद जब यूएस ने अनाउंस किया कि वो एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे मून पे एंड वो पॉसिबल भी हुआ, उसके बाद इंडिया ने अनाउंस किया कि हम स्पेस को यूज़ करेंगे फॉर कॉमन पीपल। सो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एक्चुअली यूज़ स्पेस फॉर पीपल लाइक फिशरमैन, स्टूडेंट्स, फार्मर्स। सो हमने वो विक्रम साराभाई सर ने वो स्टार्ट किया इंडिया में। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज आई, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, जिन्होंने स्पेस ईजीली एक्सेसिबल किया फॉर अदर प्राइवेट कंपनीज। नाउ व्हाट आई सी इन द फ्यूचर इज़ कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चे को अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना या उसको स्पेस में भेजना है, स्पेस वुड बी इवन एक्सेसिबल फॉर देम। लाइक वी आर बुकिंग कैब्स टुडे यूजिंग एन एप्लीकेशन। वो लोग भी एप्लीकेशन यूज़ करके एक रॉकेट बुक कर सकते हैं जिसके अंदर दे कैन पुट एन एक्सपेरिमेंट विच कैन गो टू स्पेस एंड दे कैन गेट इट बैक। So I see that future that space will be accessible for students as well. फ्यूचर की बात करें अभी प्रेजेंट में ही वर्जिन एयरलाइंस के Virgin Galactic. हाँ वो लैरी एलिसन, Richard Branson. हाँ हाँ सॉरी वो भी अभी स्पेस में जाके आए, बाद में Jeff Bezos. बेजोस वो भी जाके आए। सही है। अभी मैंने काफ़ी वेब शोज़ देखे हैं, मूवीज़ देखे, जैसे इंटरस्टेलर है, पैसेंजर है, जिसमें एआई का बहुत यूज़ हो रहा है। अभी एक मैंने वेब सीरीज़ देखी थी जिसका नाम था अनदर लाइफ। उसमें एक रोबोट दिखाया गया है जो पूरा एआई से बना है। तो वो पूरे एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करता है कि जहाँ पे जा रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पे कैसे पहुँचना है, बीच में क्या क्या आ सकता है। तो एआई स्पेस टेक में कैसे हेल्पफुल है और फ्यूचर भी क्या है उसमें। सो टेक्नोलॉजीज है जो मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितने भी डिप टेक्स अभी है उनका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्पेस टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में होगा ही होगा। सो अगर हम बात करें, अभी आपने जैसे बताया कि रिचर्ड ब्रांसन एंड जेफ बेजोस दे वेंट टू स्पेस। नाउ धीरे धीरे स्पेस इज एक्चुअली बिकमिंग ईजियर फॉर एज अ ट्रांसपोर्टेशन थिंग एज वेल। सो एक टाइम आएगा जहाँ पे लोग मार्स पे भी जाएंगे एंड डेफिनेटली एस्ट्रोनॉट्स आर गोइंग टू मार्स, लाइक ह्यूमंस आर गोइंग टू मार्स। सो जिसकी वजह से नाउ मार्स इज समथिंग विच इज़ नॉट सो सिमिलर टू अर्थ। वहाँ यू हैव रिस्की जोन्स देयर, वहाँ पे क्रेटर्स होंगे, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे ह्यूमंस कैन नॉट डायरेक्टली सस्टेन, राइट। सो ऐसी जगह पे डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मार्शियन मूवी देखी होगी तो वहाँ पे स्टॉर्म्स आए थे, डस्ट स्टॉर्म्स, एंड दैट इज़ हाउ मार्क वॉटनी वहाँ पे फंस गए थे। सो सिमिलर वे यू नो देयर कैन बी सिचुएशंस वेयर यू हैव टू टेक decisions. Now in that case, obviously astronauts are trained, humans are trained before they go there, but there would be some time जहाँ पे technologies can also take decisions, and for that machine learning and artificial intelligence की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। I'll tell you, like अगर आप इधर से मार्स पे जा रहे हो and there are chances कि कोई एस्ट्रॉइड या कोई मिट्योर है, जो नॉट एस्ट्रॉइड्स बट मिट्योर है जो आपके वे में है एंड वो आपसे टकरा सकता है स्पेसक्राफ्ट। सो एस्ट्रॉइड्स बड़े रॉक्स होते हैं जो प्लैनेट्स बनते बनते रह जाते हैं। मीटियोर्स कैन बी, दे आर स्मॉलर इन साइज, अगर मैं बहुत इजी वे में अगर आपको समझाऊँ तो। सो अगर वो मीटियोर्स नज़दीक आ रहे हैं और वो स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाते हैं, तो उसके लिए आपके स्पेसक्राफ्ट कैन टेक अ डिसीजन ऑफ चेंजिंग इट्स ओन ट्रेजेक्ट्री, कि कौन सा पाथ लेना है और कितना फ्यूल बर्न करना है ताकि आई कैन रीच मार्स सेफली। सो दिस इज़ अ वेरी वेग एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट देयर कैन बी सम मेजर डिसीजंस व्हिच कैन आल्सो बी टेकन। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट मार्स की सब ऑर्गेनाइजेशन, नासा, इसरो, स्पेस एक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो मार्स के लिए इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स मनी स्पेंड करे, तो स्पेशल क्या है मार्स में? आप भी शायद मार्स पे वर्क कर रहे हो कुछ। करेक्ट। सो आई गिव यू टू रीजंस क्यों मार्स। फर्स्ट थिंग कि बिफोर वी आस्क कि मार्स क्यों, लेट्स आस्क अ क्वेश्चन कि क्यों हमें दूसरे प्लैनेट्स के बारे में सोचना भी चाहिए। सी द वे वी आर यूजिंग रिसोर्सेज ऑन अर्थ, रिसोर्सेज कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, एंड द वे वी आर पोल्यूटिंग द अर्थ, राइट। Second, like let's say in future we have an asteroid coming towards Earth, then we are building some technologies which can protect our planet from the asteroids, but we cannot just rely on the technology. We have to push human limits. Third is humans का nature है पहले से कि we are not born to be there in cradle. So Earth is a cradle for Earth, and we like
किड कैन नॉट बी इन क्रेडल फॉर एवर, उसको बाहर निकलना ही पड़ता है. एंड दैट क्यूरियोसिटी ह्यूमंस हैव गॉट, दैट इज व्हाट मेक्स अस कि एवरी डे व्हाई शुड वी वेक अप, what should be the purpose of the life, and this gives the purpose of the life, key to identify what's there outside the planet. Now the thing is, why Mars, why not any other planet? So Mars and Earth बहुत सारी similarities share करते हैं एक दूसरे से. Mars देखो जो एक Goldilocks zone होता है हर एक स्टार के अराउंड, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होता है, जहाँ पे बहुत ठंडी भी नहीं होती, बहुत गर्मी भी नहीं होती. मार्स बहुत ठंडा है बाय द वे, बट स्टिल इट्स समथिंग जहाँ पे लाइफ पॉसिबल कर सकते हैं हम. सेकेंड, मार्स भी इंक्लाइन है अर्थ की तरह. अर्थ इज इंक्लाइन विद द एक्सिस, जिसका इंक्लिनेशन इज 23.5 डिग्रीज और मार्स 25 डिग्रीज के आसपास है. तो वहाँ पे भी सीजन्स पॉसिबल है जैसे अर्थ पे. सेकेंड, मार्स के ऊपर कैनल्स है, जो अर्थ के कैनल्स आपने देखे होगी वाटर फ्लो, वैसे कैनल्स वहाँ पे दिखे गए पिक्चर्स में, जिससे प्रूव होता है कि वहाँ पे कभी ना कभी कोई लिक्विड था जो मूव हो रहा था. सो वैसे बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है अर्थ और मार्स के बीच में. लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, दैट अर्थ विल बिकम नेक्स्ट मार्स, दैट इज़ डेड प्लैनेट, इफ वी कीप यूजिंग रिसोर्सेज लाइक दिस एंड वी कीप पोल्यूटिंग इट लाइक दिस. एंड मार्स कैन बिकम नेक्स्ट अर्थ. Existence of this life in the solar system depends on what happened first. कौन सी चीज़ पहले हो रही है, या पहले अर्थ मार्स बन जा रहा है या मार्स को हम अर्थ बना पा रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये बताया मार्स में कि रिवर्स वगैरह का वो फ्लो वहाँ दिखा. वहाँ पे मैंने एक और भी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कोई लाइफ भी वहाँ पे थी, ऐसा कुछ बता रहे थे उसमें. लाइक डायनासोर के कुछ हार्बिंजर जैसे होता है वहाँ ऐसा कुछ मिला फोटोग्राफ्स में. तो क्या वो सही है या फिर See, there are many stories around Mars. सिर्फ मार्स क्यों, यूएसए के अंदर एरिया 51 है जिसके बारे में बहुत स्टोरीज़ है, एलियंस के बारे में बहुत स्टोरीज़ है. स्टोरीज़ होती है, बट यू नो बीइंग इनटू साइंस हम प्रूफ के बिना कभी भी काम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट वर्क जस्ट बेस्ड ऑन द इंट्यूशंस. एंड अगर कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो रही है, देन वी कैन नॉट consider it to be a truth, right? So similar ways मार्स के ऊपर कोई लाइफ अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है, एंड साइंटिस्ट का अभी भी यही ट्रायल चल रहा है कि यू नो वहाँ पे लाइफ डायरेक्ट नहीं ढूंढना, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है या तो पास्ट में किया हो. एंड जब तक कोई कंपनी इसको प्रूव ना करे, वी शुड नॉट बिलीव इन दिस स्टोरीज. एंड ये स्टोरीज होती है, अच्छी होती है टू लिसन, बट नॉट टू बी यू नो कंसिडर एज अ ट्रूथ. एक और स्टोरीज़ भी है, एक और स्टोरी भी है जहाँ पे यूएसए में कोई एक कम्युनिटी है जो फ्लैट अर्थ बिलीवर है. ओके, यस. मैं हमेशा हमारे जो सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे हम जब भी ऑर्बिट्स ये सब सिखाते हैं तो अर्थ का पिक्चर होता है. पहला चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि लेट्स इमेजिन और लेट्स बिलीव दैट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, एटलीस्ट फॉर दिस वर्कशॉप, राइट. सी, एक कम्युनिटी है, उन्होंने कुछ प्रूफ्स दिए, बट आई थिंक यू नो इफ वी हैव सीन पिक्चर्स, वी हैव सीन पीपल हैव सेंड their rockets there in space, students team जिन्होंने rockets भेजे हैं, they have clicked pictures of the earth and they cannot lie at least, right? So another thing is कि you know again scientific proofs है जहाँ पे हम proof कर सकते हैं कि why earth is spherical, right, and it's not flat. So again ऐसी communities है जो stories बनती है, जो try कर रही है proof करने की. I think ये होना भी चाहिए. That is what pushes science always ahead. Like it should be a healthy competition. They should prove something, and we should prove what. And this is how we discover new things mainly, right? But stories just based on intuition नहीं follow करना चाहिए. नहीं, एक्चुअली वो अगर आप YouTube में अभी लाइव सर्च भी करेंगे कि अर्थ लाइव, स्पेस लाइव, तो उसमें दिखेगा कि ऑब्वियसली अर्थ का शेप फ्लैट नहीं है, लेकिन वो लोग बिलीव नहीं करते. True. ओके, अभी और एक मेरा क्वेश्चन था, इसरो अभी कंपटीशन में कैसे है? आई मीन कौन से स्टेज पे है? लाइक नासा से, स्पेस एक्स है. स्पेस एक्स तो अलग ही प्राइवेट कंपनी होगा, लेकिन नासा से वो कैसे कंपटीशन है? सो जब हम दो कंपनीज़ की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि उनकी शुरुआत कैसे हुई और वो ऑपरेट कौन से मार्केट में कर रहे हैं, उनका विजन क्या है. तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर हम बात करें नासा की, तो नासा बहुत पहले शुरू हुआ इसरो से, एंड नासा वॉज इन टू कॉम्पिटिशन विद अनदर कंट्री, जिसमें नासा ने बहुत बड़ा बजट लगा दिया फॉर ऑल द इनोवेशंस इन स्पेस टेक.
इंडिया की शुरुआत वैसे नहीं हुई थी। इंडिया ने स्पेस इंजीनियरिंग या स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस इंडस्ट्री इसीलिए शुरू नहीं किया था कि हमें किसी के साथ कॉम्पीट करना है। हमारा एक ही इंटेंशन था कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाएं जो फार्मर्स, फिशरमैन, स्टूडेंट्स या कॉमन पीपल कैसे यूज़ कर पाए। एंड दैट इज़ व्हाट विक्रम साराभाई सर सेड कि वी शुड बी सेकेंड टू नन इन दी टर्म्स ऑफ स्पेस एप्लीकेशन। सो पहली ये बात है, शुरुआत बहुत डिफरेंट इंटेंशन से हुई। लेट्स टॉक अबाउट विजन। ओके, सेकेंड थिंग, नाउ नासा का जो विजन है दैट इज़ इनटू एक्सप्लोरेशन एंड लाइक इनिशियली उनका विजन वाज नॉट देयर, इनका विजन वाज जस्ट टू कम्पीट एंड देन इट केम इनटू कि दे वांट टू नाउ push their limits, build technologies to explore more and more things. And ISRO का main जो vision अभी है that is again to to use space for common people and to even now it is for even to explore different dimensions of space. That is also one thing, right? Because they also know now okay, it's important to figure out what's there on Mars because that opens opportunity for the future generations as well. So now their visions are aligned. Now these companies can work together as well, right? Third thing is the most important thing, that is the market in which they operate. In USA they have a lot of taxpayers. India have very few taxpayers, right? And this works, जो भी government grants उनको मिलता है जिससे innovation आ सकता है. They have a different education system, we have a different education system. So हमारे इधर जो engineers होते हैं वो बहुत different होते हैं USA से, right? Another thing is कि जो इंटेंशन है उनका टेक्नोलॉजी बनाने का, राइट? दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, अ वेरी ह्यूज बजट, दे हैव a lot of universities जहाँ पे ये projects, they give their projects and they are building this for NASA. NASA have a very strong record in space ecosystem. On the other side, ISRO have the similar thing, but ISRO is doing it at a very low cost, very low cost. So अगर आप देखो कि हमने जो मार्स मिशन किया and even जो हमारे rockets है, they are very less expensive than the others, right? And I always say कि दोनों अलग market में run कर रहे हैं, vision common है, but their markets are different and their beginnings were different. So I think it's not good to compare both of them right now. ISRO is doing good the way it have been doing. It's a small team, they have limited budget, and but I think they are growing, and I think अभी जो support करे private startups को, I think with private startups and ISRO together, Indian space ecosystem will grow like anything. Okay. आपने इसरो के साथ कुछ कनेक्ट किया है? Like not an official thing, but yes, हम ISRO के बहुत साइंटिस्ट के साथ we are connected, and previously हमने कुछ trips organize की थी जहाँ पे we took students there for an industrial visits. मैं जब student था then I have been to ISRO many times as well, and yes, planning to work with them in future very soon now. अच्छा, आपने एक मेंशन किया कि एजुकेशन सिस्टम, तो गवर्नमेंट स्पेस टेक के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या चेंजेस लाना चाहिए गवर्नमेंट को? गुड क्वेश्चन। सी अगर स्पेस साइंस की बात करें, सो वी ओनली हैव वन चैप्टर जो 9th ग्रेड या 8th ग्रेड में आता है अबाउट द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, राइट? बट लाइक बिकॉज वी आर वर्किंग विद स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वी नो कि जो स्टूडेंट्स हैं नाउ दे आर लाइक अ लॉट ऑफ स्टेप्स अहेड देन अस। उनको ये पता होता है कि ये रॉकेट्स के अंदर कौन से इंजन यूज़ किए गए, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड, दे नो अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत एडवांस है, दे आर यूजिंग इंटरनेट एट दी द बेस्ट लेवल। सो आई थिंक हमारे जो सिलेबस है, हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। आई गिव एन आइडिया, सी जब अपोलो मिशन कंडक्ट हुआ यूएसए में, उसके बाद यूएसए में बहुत सारे छोटे मॉडल रॉकेट क्लब्स बनने शुरू हो गए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली स्मॉल स्केल रॉकेट्स बना के लॉन्च करते थे। वी शुड ट्राई दैट इन इंडिया, जहाँ पे दिवाली में भी फ्लाई रॉकेट्स, वाई नॉट वी कैन हैव अ स्मॉल लैब जहाँ पे स्मॉल स्केल रॉकेट्स बनाया जाए, स्टूडेंट्स बनाए, दे लॉन्च इट। Second, there are a lot of students team who are sending satellites in space. So now satellites are not so expensive, they are not so complicated, anyone can win and anyone can launch it. So what if school have that program जहाँ पे they allow students, or they have a maker space where students can design a satellite and they can launch their experiment to space. Third, I think 4th 5th grade से ही I think solar system universe का chapter आ जाना चाहिए. They should be introduced to different opportunities which are there in space, because in the end this is going to be main segment, main domain where, and this is a multidisciplinary thing. You need people from biology, mathematics, chemistry, mechanical, electronics, electrical, सारे डोमेन से लोग चाहिए इधर. So anyone can be a part of this. इसमें अगर देखने जाए तो मल्टीमीडिया इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो कि इन्फ्लुएंसर्स है,
मूवीज़ है वो भी स्पेस के ऊपर बननी चाहिए, Even NFTs. बॉलीवुड में। Yes, yes. Even NFT भी बहुत grow हो रहा है, and if you talk about NFT is a big asset now. So you know जो photographers होते हैं जो launch के photographs click कर सकते हैं, and they can have the NFTs and they can sell it in the future as well. Yeah. अभी बॉलीवुड में भी कोई मूवी तो ऐसी होनी चाहिए, हमें एक मूवी है लेकिन उसमें तो एलियन के नाम पे जादू दिया हमको। हाँ, yes. लेकिन ऐसी कोई मूवी है नहीं साइंटिफिक Correct. जहाँ से बच्चों को इंस्पिरेशन मिल सके। Correct. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट स्टार लैब्स डूइंग नाउ एंड व्हाट्स द विजन? So we are right now working on two different domains. पहला जो domain हमारा है that is into space education, where we do lot of workshops and we do training programs. Now we are our programs are different. What we do is we provide project based learning experience. That is, if you ask me कि how rockets work, तो मैं सीधा definition नहीं दे दूँगा आपको कि you have to learn this definition and just you have to remember it. No, I'll show you an experiment and then you will define rocket by your own. So आप अपने आप definition पे आते हो. So we have a new way of teaching, that is what we call project based learning. We give you problem statements, you solve it, and while solving you learn it, right? And you feel like जब आप वो करते हो, you feel like you were a part of that particular process. You have learned this now from the roots, fundamentals. On the second side, we are into launch services. So we are building rockets, and our main vision is to launch small scale satellites and the experiments to space, and to get them back on Earth and to return it back to the customers. So that is why we are building rocket which is Kalam right now. Yeah. रॉकेट बनाने में कितना कॉस्ट होता है? For high powered rockets, we have made it possible in less than $100. So we have built a rocket which can go up to 400 meters, and it's a high powered rocket जो $100 के अंदर हमने बनाया. And the Kalam that we are making, it's going to be a bit expensive. I cannot give a figure right now, but I think it's still going to be affordable by students. जो कलाम है वो कितने हाइट तक जा सकते हैं? 150 kilometers. अर्थ से ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? Usually 100 kilometers is the official boundary to space, and this is going beyond 50. अगर आप वर्जिन गैलेक्टिक की बात करें, वर्जिन गैलेक्टिक ने like Richard Branson went up to 89 kilometers or 90 kilometers approximately, and Jeff Bezos went up to 110 to 115 kilometers. This would be 150 kilometers. अच्छा. How many team members you have? Right now we are a team of 32 people. 32. ओके, तो आप अभी कोई फंडिंग पे या फिर बूटस्ट्रैप? We are bootstrapped. So we are the company which got started with a ₹0 investment. We have not put even our own money into it during the initial days, and we completed 6 years of operation, and it's completely bootstrapped. Yeah. Okay, so are you seeking funding or? Not now. Right now, right now we consider ourselves to be at the stage of research and development. I think when we go towards the manufacturing, we'll definitely would open the opportunity for investors to come on board and grow with us. अभी तक कोई एंजल इन्वेस्टर या वीसीज फंड को कुछ वीसीज को कनेक्ट नहीं किया? नहीं, we have not approached them yet. ओके, एक्चुअली यू शुड डू, क्योंकि अभी बहुत we're getting off like we have talked to investors for idea validation. The thing is not seeking for the investment, we're seeking for the mentorship and you know, some connections. That is the only thing we want right now. Yeah. अभी आप पार्टनरशिप में है या फिर? It's a private limited. Okay, means you have any co-founder या फिर आप? Yes, so I have a core team of 5 people right now. All from different backgrounds. एक्चुअली मैंने 2 स्टार्टअप किया था पहले, और गुजराती पब्लिक मीन्स यहाँ पे किसी लोग को फंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं पता है, या स्टार्टअप कैसे वर्क होता है उसके बारे में नहीं पता है. तो उसी वजह से मेरा जो को-फाउंडर था वो भी छोड़ के चला गया, क्योंकि हाँ, उसको पैसा चाहिए था कि एवरी मंथ मुझे पैसा मिलना चाहिए. तो डोंट यू थिंक उसमें भी थोड़ा एजुकेशन होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में भी? Yes, like Gujarat is known for business, we know, but not so known for startups. But I think things are changing now. जब तक like 6 साल से I'm a part of Surat startup ecosystem, I've seen you know, a lot of mature startups coming up, taking fundings, growing, and doing a good business. See, the thing is कि कोई भी जगह की बात करो ना, when you have individuals who just focus on their own growth, अगर मैं बोलूँगा कि I'm a startup, I want to grow and I want to shift to another city. So the thing is कि I'll never make an ecosystem there. But being a startup, it's your work that once you grow, now you handhold other startups to grow. You teach them कि how you did this, what are the options for them,
and you provide that mentorship to them. I know it's difficult because you already have your own startup and you have to spend a lot of time with it, but I think this is one way to giving back to the society. So I think Gujarat mein abhi that is what my team is doing right now, helping other startups. So what we do is we are open for collaborations. कोई भी स्पेस स्टार्टअप हो या कोई भी टेक बेस्ड स्टार्टअप हो जिनको इफ दे नीड एनी हेल्प एनी मेंटोरशिप they can contact us, we collaborate with them, we don't charge anything for it. It's just like giving back to the society, yeah. And I think that ecosystem will form and वो education वो आ जाएगा उनमें. How ISRO is helping startups? इसरो ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया 2020 में नेम इन स्पेस. सो इन स्पेस इज़ विद एन इंटेंशन टू हेल्प प्राइवेट स्टार्टअप्स स्पेशली द रॉकेट बिल्डर्स जहाँ पे इफ़ यू गेट कनेक्टेड विद देम यू गेट द इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प, यू गेट द मेंटोरशिप, यू गेट ऑल द गाइडेंस. जो लाइसेंसिंग करना होता है, जो परमिशंस लेनी होती है, यू गेट ऑल दिस हेल्प फ्रॉम इसरो. इंडिया में और कोई है जो रॉकेट्स वगैरह बनाता है? देयर आर मेनी कंपनीज इन इंडिया राइट नाउ. सुना नहीं अभी तक किसी के बारे में. नहीं, देयर आर मेनी कंपनीज आर एक्चुअली डूइंग गुड. एक क्वेश्चन है लास्ट, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि कल आपको स्पेस में जाना है तो वुड यू टेक इट? Definitely yes. See, you know, I'm always up for this opportunity, but the only question would come to my mind is how reliable the vehicle is. Okay, so it depends कि कौन से vehicle पे जाना है. But you know, because I'll be very honest. See, I have a very big responsibility right now on me to make space accessible for everyone. And you know, I really trust my team that if something happens to me, they are definitely there to back and they are definitely going to take it further. But I really want to stay alive till you know, I see that happening जहाँ पे students build the satellite, it goes to space, comes back to home, and you know, people going to Mars. I think after that I would definitely be want to get a trip to Mars. भी कुछ ऐसा रहेगा रॉकेट बनाना. Yeah, so definitely yes, I can be the first you know, tourist in the rocket that we make. नियर फ्यूचर कितने टाइम में आपको लगता है कि नॉर्मल पीपल लाइक अस वी कैन गो टू स्पेस? 2035. 2035 within 15 years. Yes. Yeah. Like already the SpaceX have done it now, but the frequency that is not so high. But yes, I think 2035 is a big number. Not 2035, 2030 तक तो common people would be able to go. Right now only people who are rich can afford it. Okay, but I really want a common person can afford space. So 2030 or 2035 तक. ओके, तो वी एंडिंग द पॉडकास्ट. एक लास्ट क्वेश्चन है. आप अभी कोई यंग स्पेस पायनियर है तो उसको कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें? See, whether it's a space pioneer or I would give it to general, जहाँ पे you know, I always believe in 4 things, the 4 tools which are given by Dr. APJ Abdul Kalam sir. The first one is to have a dream. It's very important to have a dream because you know, that gives a direction to your life and that saves a lot of time and energy for you. First thing, okay, that gives you a purpose why you are living, why you're waking up every day. So second thing is hard work with devotion. So we youth have a concept of smart work, but to do smart work we need to become smart, and to become smart you really need to work hard for years and years. So the thing is, hard work have no substitute. You have to invest a lot of time into your dreams, into make enough mistakes. That's important, right? Third is the perseverance, where as I mentioned that make mistakes. Don't avoid making mistakes, but don't repeat mistakes. Try making new mistakes. That's very important, right? You fall down, you just get back and then you know, start working again, right? Take a break when it's needed. And the last and the most important thing which I always tell to people is the $1 million question, that you know, whenever we see Facebook, we remember Mark Zuckerberg. Whenever we see Microsoft, we remember Bill Gates. And whenever we see Apple, we remember Steve Jobs. Whenever we see missiles, we remember Dr. APJ Abdul Kalam sir. Every youth should ask themselves one question, that what you would be remembered for, and that is $1 million question. Thank you very much for having me on the show.